बेटा 2 मिनट वेट कीजिएगा, सिर्फ 2 मिनट। वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। मेरी वॉइस क्लियर है ना? यस सर। यस सर। चलिए देखो, बेसिक स्टार्ट करें इलेक्ट्रोस्टैट का। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ। सिंपल सा आपको पता है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2 और दोनों के बीच की सेपरेशन R है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है,
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे अगर हम लोग जो चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करें, तो जो चार्ज पार्टिकल है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसको कहा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्लस माइनस कुछ भी, ये आपका प्रोटॉन भी हो सकता है, आपका इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे से मैग्नीट्यूड की अगर बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये याद रखिएगा कि हम लोग जब फिजिक्स का एडवांसमेंट हुआ तो हमें बाद में जाके ये भी पता चला कि क्वार्ट्ज नाम की भी कोई चीज होती है, और जो क्वार्ट्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो आपका क्या होता है? फ्रैक्शन में होता है इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक, लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप लोग ऑप्शन जरूर पढ़िएगा। अगर क्वार्ट्स लिखा हुआ है तब तो हम लोग क्वार्ट्स को मार्क करेंगे, अगर क्वार्ट्स नहीं दिया हुआ है तो हम लोग स्मॉल यूनिट किसको मानेंगे? इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन। मैंने कहा फाइंड, जल्दी से बताइएगा, फाइंड मिनिमम फोर्स पॉसिबल बिटवीन टू चार्जेस placed at separation of 1 meter। जल्दी जल्दी, इन सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगना चाहिए। सर के ई स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही। मेरे को तो मिनिमम फोर्स के बारे में बोल रहा है। अगर मिनिमम फोर्स के बारे में बात करूं तो जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है। यहाँ पे सेपरेशन आपको कितना दिया हुआ? 1 मीटर। ठीक, तो आर की वैल्यू तो 1 मीटर है, लेकिन अगर एफ को मिनिमम होना है इसका मतलब क्यू को भी मिनिमम होना पड़ेगा। और अभी मैंने बताया था कि जो क्यू की मिनिमम वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो मैं सिंपल जो फोर्स की वैल्यू लिखूंगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? के इंटू ई स्क्वायर। क्लियर है? के की वैल्यू कितनी होती है? के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। आप लोगों को आएगा तो मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, एक ही क्वेश्चन करवा के अगले टॉपिक पे आ जाऊंगा। मैंने कहा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और जल्दी निकालिए, मेरे को पता आप लोग कर सकते हैं। वर्टेक्स पे इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस रखे हुए हैं, और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड है ए। तो आपको फाइंड नेट फोर्स ऑन बी। बी वर्टेक्स पे जो चार्ज है उस पे नेट फोर्स निकालना है। थोड़ा जल्दी बताइएगा। आर्यन वीडियो ऑन कर लीजिए बेटा।
सर F√3। क्या बता रहे हैं? सर F√3। हम्म देखिए, मैं ए के कारण अगर बात करूं, ए के कारण बी पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में, ड्यू टू ए। सी के कारण बी पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? अलोंग द लाइन। अगर मैं एफ ए की वैल्यू लिखूं तो एफ ए इज इक्वल टू क्या है? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। और एफ सी भी क्या है? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, इसको मैंने एफ मान लिया। तो ये एफ है, ये भी एफ है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। दो वेक्टर जिसके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही होता है ना? ठीक, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। एफ नेट तो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। मैंने कहा कि एफ नेट की वैल्यू यहाँ पे कहीं पे है, ये एफ नेट है। और एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, मतलब कि एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये आ जाएगा √3f। और f की वैल्यू पता है आपको? क्लियर है? नोट कर लिया? ठीक है, कुछ मैथ्स को इंक्लूड करते हैं हम लोग। मैंने कहा कि एक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन पे आपने रखा हुआ है 1 कूलम एट ओरिजिन। उसके बाद 1 मीटर पे चार्ज है 1 कूलम, 2 मीटर पे चार्ज है 8 कूलम, 3 मीटर पे चार्ज है 27 कूलम। ऐसे ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है। और 10 मीटर पे चार्ज है 1000 कूलम। फाइंड नेट फोर्स, इसको ए मान लेते हैं, ऑन ए। ए पे नेट फोर्स कितना होगा? $55K। बिल्कुल सही। पहले इसके कारण निकालो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। ये 1 कूलम के कारण ये फोर्स क्या होगा? रिपल्शन। 8 कूलम के कारण भी क्या होगा? रिपल्शन। 27 कूलम के कारण भी क्या होगा? रिपल्शन। तो ये सभी फोर्सेस तो लेफ्ट डायरेक्शन में है। मेरे को रिजल्टेंट निकालने, तो मैं सभी फोर्सेस को ऐड कर दूंगा। तो मैं सबसे पहले 1 कूलम की वजह से लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा? के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ऐसे ये चलते जा रहे हैं कहाँ तक? अब इसको कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंपल सा ईपी बन रहा है। ठीक है, आंसर आ जाएगा 55K। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर्फ मैथ्स को थोड़ा सा फॉर्मूले रिवाइज करा रहा हूँ, फिजिक्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे। 1 कूलम 1 मीटर पे आपने रखा 1 कूलम, ये ओरिजिन पे है। 2 मीटर पे रखा आपने -2 कूलम, 3 मीटर पे रखा आपने 3 कूलम। ये ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है। फाइंड फोर्स ऑन, इसको ए मान लीजिए। चलिए जल्दी से।
क्या सीरीज बनी? नहीं आया? देखिए, वन कॉलम की वजह से क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन होगा तो इस डायरेक्शन में होगा। आगे मैं -2 कॉलम की वजह से बात करूं तो क्या होगा? अट्रैक्शन। वो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। अगर मैं इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। यहां तक क्लियर है? तो देखिए, मैं नेट फोर्स लिख रहा हूं। अगर मैं नेट फोर्स लिखूं वन कॉलम की वजह से K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, उसके -2 कॉलम की वजह से K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, फिर 3 कॉलम की वजह से K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, फिर -4 कॉलम की वजह से K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ऐसे ही चलते जा रहे हैं ना। तो देखिए, यहाँ पे K को कॉमन ले लेंगे, एक तो 2 कैंसिल हो गया, एक 3 कैंसिल हो गया, एक 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास? 1 - 1/2 प्लस 1/3 -1/4। ये किसका सीरीज होता है? कुछ याद है? ln 1 प्लस x क्या होता है? दिन भर मैथ्स पढ़ते रहते हैं, उसके बाद भी नहीं याद है? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4/4। याद है कुछ? यहाँ पे अगर मैं x की जगह 1 पुट कर दूं तो देखिए क्या आ जाएगा? ln 2 इज इक्वल टू 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। यही सीरीज बन गई ना। तो ये कितना आंसर आ गया? एफ नेट की वैल्यू, एफ नेट विल बी इक्वल टू K ln 2। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अभी आप लोग बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं, बस मैथ्स की सीरीज याद होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, अब थोड़ी सी फिजिक्स में आते हैं। थोड़ी सी मैथ्स की प्रैक्टिस कर लिए, नोट कर लिया? मैंने कहा कि एक चार्ज पार्टिकल है, इसको आपने फिक्स्ड कर दिया, ये है Q1 चार्ज। और मैंने कहा कि एक और चार्ज पार्टिकल है Q2। अभी इस दोनों के बीच की सेपरेशन है R1। इस पोजीशन पे इसका मास आपको दिया हुआ है, Q2 का m मास है, इसको मैंने रिलीज कर दिया। Q1 को आपने फिक्स किया हुआ है और Q2 को आपने रिलीज कर दिया R1 पोजीशन पे। तो आपसे पूछा फाइंड, मैं पता कर दूं।
चलो मैं आपको 12:30 मैं उधर शिफ्ट हो जाता हूँ। 2 मिनट वेट कीजिएगा, सॉल्व कीजिए आप लोग। हो गया, बताइए आंसर। बहुत बड़ा आ रहा है, रूट में आ रहा है, हाँ, रूट में आएगा, काफी बड़ा आ रहा था मेरे। थोड़ा बड़ा ही आएगा। 2r2 k q1 q2 upon r1 square m। नहीं, स्क्वायर तो नहीं आना चाहिए। देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या थोड़ी बहुत। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको रिलीज करूंगा तो इसका मतलब इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, रिलीज करूंगा तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अब मैंने मान लिया कि अगर ये किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी x डिस्टेंस पे है, अगर ये x डिस्टेंस पे होगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। इससे मेरे को स्मॉल किसी पर्टिकुलर x डिस्टेंस पे फोर्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपने कहा कि इस डायरेक्शन में फोर्स है आपका F,
तो मैं अगर f की वैल्यू निकालूं तो f इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, मतलब कि x स्क्वायर। फोर्स आ गया तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाई मास, तो k q1 q2 डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, v dv अपॉन dx is equal to k q1 q2 डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स स्क्वायर। बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, v dv is equal to k q1 q2 डिवाइडेड बाई m dx अपॉन एक्स स्क्वायर। स्टार्टिंग में जब आपने रिलीज किया है उस समय वेलोसिटी कितनी होगी, 0, और कौन से पोजीशन से रिलीज किया है, r1। और जब मैंने कहा कि वो v हो गया जब उसकी पोजीशन r2 हो गई, यही करूंगा ना, तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी, v स्क्वायर बाई 2 k q1 q2 डिवाइडेड बाई m 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब हो जाएगा ना, v स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, क्लियर है। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे कई बार टाइम पीरियड वगैरह निकालने के लिए पूछ लिया जाता है। इक्विलिब्रियम तो पता ही है ना आप लोगों को, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, वो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम निकालने का तरीका बिल्कुल बेसिक को याद रखिएगा कि हम लोग पार्टिकल का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराएंगे। अगर पार्टिकल का मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करा रहा हूं और उस पर नेट फोर्स आ रहा है टूवर्ड्स द अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, तब वो क्या होगा, स्टेबल। याद कीजिए डायग्राम मैंने बनवाया था स्टार्टिंग में, ऐसा कुछ करवाया था, मैंने कहा था बी यहाँ पे है, बी पोजीशन है, अगर मैं इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में करता हूँ तो ये वापस इसी डायरेक्शन में आ जाता है। वापस क्यों आएगा इसी डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तभी आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि जब भी हमें टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन करना होगा, सच में बताऊंगा, वैसे अगर टाइम पीरियड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पार्टिकल को मीन पोजीशन से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो पार्टिकल एसएचएम करेगा, बस इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और इसी को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। चलिए इसी की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे अभी। अभी तो मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लूं, मैंने कहा कि 2 चार्ज पार्टिकल हैं, मान लीजिए क्यू चार्ज पार्टिकल है, एक आपका क्यू चार्ज पार्टिकल है। अब मेरे को ये बताइए, अगर मैं थर्ड चार्ज पार्टिकल को रखूं और मैं कहूं कि वो इक्विलिब्रियम में हो, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द थर्ड चार्ज पार्टिकल सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम, कहां पे रखूंगा? सर चार्ज पार्टिकल का नेचर कैसा होगा? ये आप बताएंगे, प्लस मान लीजिए, माइनस मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, जो आपकी इच्छा करे, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर r/2 डिस्टेंस। सिंपल, मेरे को इक्विलिब्रियम के बारे में बात करना है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, वो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, मैंने इस डिस्टेंस को मैंने 3 रीजन में डिवाइड कर दिया। ये पहला रीजन लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये दूसरा रीजन इन दोनों के बीच वाला, और उसके बाद ये तीसरा रीजन राइट डायरेक्शन वाला। 3 रीजन में आपने इसको डिवाइड कर दिया।
तीनों रीजन में किसी एक पोजीशन पे या तो तीनों पोजीशन पे हमें इक्विलिब्रियम पोजीशन मिल सकता है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, उसके बाद अगले क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पहले रीजन के बारे में बात करूं, मैंने कहा कि चार्ज पार्टिकल को आपने यहाँ पे कहीं पे रखा है पहले रीजन में, ठीक। अगर मैं चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रखूं तो इस वाले स्मॉल क्यू की वजह से ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, ए की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, रिपेल करेगा ना, ठीक। बी की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, वो भी इसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो दोनों फोर्स तो सेम डायरेक्शन में आ गए हैं ना, तो एफ नेट तो जीरो हो ही नहीं सकता, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं तो, ठीक है। अगर ये माइनस क्यू भी होता तब एफ ए क्या आता, अट्रैक्शन, एफ बी क्या आता, ये भी अट्रैक्शन होता। तो दोनों केस में, या मैं प्लस लूं या माइनस लूं, दोनों केस में जो फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है सेम डायरेक्शन आ रहा है, मतलब कि इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता किसी भी हालत में, क्योंकि एफ नेट जीरो करना है। एफ नेट जीरो करने के लिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तभी तो एफ नेट जीरो होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस वाले रीजन में आते हैं। अगर मैं इस वाले रीजन में आऊं तो बी के कारण रिपल्शन, ए के कारण रिपल्शन, अगर माइनस है तो ए के कारण अट्रैक्शन, बी के कारण भी अट्रैक्शन, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, मतलब कि इधर भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सबसे पहला मेरे को ये पॉइंट तो पता चल गया, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा वो एक ही रीजन में होगा। अब वो कौन सा रीजन होगा, इन दोनों के बीच में, ठीक। और ये कंडीशन कब पॉसिबल है, जब ए दोनों का साइन सेम हो। देखिए मैंने यहाँ पे ए क्यू लिया है और बी पे भी क्यू लिया है, मैं सिर्फ साइन के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब कि दोनों पॉजिटिव हैं या तो दोनों नेगेटिव हैं। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, इस केस में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन मिलेगी इन दोनों के बीच में मिलेगी। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इन दोनों के बीच में कहीं पे भी यहाँ पे मिल रही है ये क्यू चार्ज। हम लोग करेंगे कैसे, ए के कारण फोर्स और रिपल्शन इस डायरेक्शन में, बी के कारण फोर्स और रिपल्शन इस डायरेक्शन में, मैं इसको x मानूंगा तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r माइनस एक्स, दोनों के बीच की डिस्टेंस r मान ली आपने। तो मैं एफ ए की वैल्यू क्या लिखूंगा, k q1 q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एफ बी की वैल्यू क्या रखूंगा, k q1 q2 डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तभी तो एफ नेट जीरो होगा, एफ नेट जीरो होगा तभी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी। तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/2, क्योंकि बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का था क्यू। आगे समझ में, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। जल्दी से अभी आपने एक पॉइंट सीखा है कि अगर दोनों का साइन सेम है, अगर साइन सेम है तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी दोनों चार्ज के बीच में होगी। यहाँ पे माइनस क्यू है, -4q है,
तो मतलब कि इन दोनों के बीच में होना चाहिए इक्विलिब्रियम पोजीशन। सर L/4। क्या क्या क्या? L/4। नहीं, देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या? L/3। सही है। और -L भी आ रहा है सर। दो वैल्यू आ रही है। क्वाड्रेटिक बन रही है। तो क्या आ रहा है? L/3 और -L। -L तो नहीं हो सकता है। हाँ। तो देखिए यहाँ पे A के कारण फोर्स देखूं तो इस डायरेक्शन में आएगा, और B के कारण फोर्स देखूंगा तो इस डायरेक्शन में आएगा। FA शुड बी इक्वल टू FB। FA की वैल्यू कितनी है? KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई, सॉरी अट्रैक्शन है ना, ये A है ये B है। KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इज इक्वल टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो KQ1 Q2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू L माइनस एक्स। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ऊपर 2 आ रहा है ये, तो ये कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू L/3। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो 3 या 4 फ्राइडे में हम लोग इसको खत्म कर लेंगे इलेक्ट्रोस्टैट को। -Q चार्ज है, +4Q चार्ज है। अब बताइए। सर 4L/3। गलत। सबसे पहले तो मेरे को वो लोकेशन बताइए जहां पे इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा फिर। देखिए ध्यान। सर 2L। कितनी बार गलत करेंगे? आर्यन आया? तुषार, गायत्री? सर L आ रहा है। हाँ सही है।
देखिए सबसे पहले तो हम लोग देखें इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में बात करें। अगर मैं बीच में बात करता हूं, अगर मैं बीच में किसी भी पोजीशन पे लूं, मैंने कहा कि यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ए के कारण क्या होगा? अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में। बी के कारण क्या होगा? रिपल्शन इस डायरेक्शन में। तो ये तो पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती है, इन दोनों के बीच में तो होगा नहीं। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इस वाले पोजीशन पे बी के कारण क्या होगा? रिपल्शन। ए के कारण क्या होगा? अट्रैक्शन। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि दोनों अपोजिट है फोर्स। ठीक है, यहाँ पे बात करूं, ए के कारण क्या होगा? अट्रैक्शन। बी के कारण क्या होगा? रिपल्शन। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूं, एफ बी की वैल्यू कितनी है बी के कारण, इसको मान लीजिए एक्स माना आपने डिस्टेंस, तो क्या लिखूंगा? के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ए की वैल्यू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आ रहा समझ में? अब इसको ध्यान से देखिए, क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं? लॉजिकली सोचिएगा। आगे मैं न्यूमरेटर वाले पार्ट को देखूं, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? के क्यू इंटू क्यू, और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? 4 टाइम्स के क्यू वन क्यू टू। मतलब कि ये वाला न्यूमरेटर बड़ा है, एफ बी का न्यूमरेटर बड़ा हुआ ना। ठीक, अब मैं डिनोमिनेटर में आ जाऊं, यहाँ पे डिनोमिनेटर एल प्लस एक्स है और यहाँ पे डिनोमिनेटर एक्स है। कौन सा डिनोमिनेटर छोटा है? बी वाला। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू तो इससे ज्यादा होगी ना, न्यूमरेटर भी बड़ा और डिनोमिनेटर भी छोटा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लॉजिक लगाया कि अगर दोनों चार्ज के साइन अपोजिट हैं, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी स्मॉलर के बगल में होगी। स्मॉलर कौन सा है? यही है ना, माइनस क्यू। ठीक है, तो स्मॉलर के बगल में इक्विलिब्रियम पोजीशन मेरे को मिलेगी। इस चीज को याद रखिएगा और इसको अपने वर्डिंग में लिख लीजिए। अगर दो अपोजिट साइन वाले चार्ज रखे हुए हैं तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी वो स्मॉलर के एडजेसेंट साइड में होगी, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जल्दबाजी में हम लोग गलती कर देते हैं छोटी छोटी। तो बस सब क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। इस डिस्टेंस को आपने x माना, एफ ए की वैल्यू लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एफ बी की वैल्यू क्या लिखूंगा? के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, के क्यू क्यू। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 2/l प्लस एक्स। तो l प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? l के। क्लियर है? ठीक है, एक इस पे लास्ट क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पे पोजीशन के रिगार्डिंग। ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, आप लोग जल्दी से आंसर बताइएगा। वही ले लिया मैंने, जैसे कि मैंने मान लिया कि आपका Q चार्ज है और 4Q चार्ज है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L है। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड of charge for system to be in equilibrium। इससे पहले जो मैं इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन कर रहा था उसमें क्या कह रहा था कि जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम में है, तो मैं सिर्फ थर्ड चार्ज पार्टिकल पे एफ नेट इज इक्वल टू 0 कर रहा था। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन मैंने दिया है, मैंने कहा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब थर्ड चार्ज पार्टिकल भी इक्विलिब्रियम में है, ए भी इक्विलिब्रियम में है और बी भी इक्विलिब्रियम में, सभी चार्ज पार्टिकल आपके इक्विलिब्रियम में है।
तो आपका थर्ड चार्ज पार्टिकल का नेचर क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, और किस लोकेशन पे होना चाहिए, जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बाद अगले टॉपिक पे आएंगे। सर L/3 and 4Q/9। मैग्नीट्यूड मतलब कि उसका वो नेचर कैसा होगा? नेचर सर नेगेटिव नेगेटिव पक्का? और पॉजिटिव, पॉजिटिव दोनों हो सकता है। नहीं, कोई एक होगा, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो सर नेगेटिव होगा। पक्का? पक्का। ठीक है, करेक्ट है। देखिए स्टेप बाय सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर मैं थर्ड चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करूं, दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव है ना, मतलब सेम साइन के हैं। अगर सेम साइन के होंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे मिलेगी, इन दोनों के बीच में। ये तो पहले क्लियर है मेरे को। तो मैंने कहा कि थर्ड चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ पे कहीं पे है। ये आपने मान लिया x, तो ये कितना हो जाएगा L-x। तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, मतलब कि k q1 q2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा L/3। मेरे को पहला पार्ट क्लियर हो गया, पोजीशन पता चल गई कि किस पोजीशन पे होगी। उसके बाद आते हैं हम लोग इसके नेचर के बारे में। मैंने किसको, अभी जब मैंने इक्विलिब्रियम किया था तो मैंने किसको इक्विलिब्रियम में मान के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, कैपिटल क्यू को। ठीक है, मैंने तो कहा है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए ना, तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में मैंने इसको तो पहले ले लिया। अब मैं ए वाले चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करूं। अगर ए वाला चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो देखिए बी के कारण फोर्स कहां लगेगा, ए पे, रिपल्शन। तो क्यू के कारण ए पे फोर्स क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन। तभी तो नेट फोर्स 0 होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता, है ना। ए को इक्विलिब्रियम में रखना है, तो क्यू का नेचर क्या होना चाहिए, कैपिटल क्यू का। कैपिटल क्यू के कारण फोर्स यहाँ पे मिलेगा, तभी तो ए वाला आपका 0 पे होगा नेट फोर्स। तो कैपिटल क्यू का नेचर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव। तो आपको नेचर पता चल गया क्या है, नेगेटिव। ठीक है, अब इसी ए पे नेट फोर्स को 0 कर दीजिए। ए इज एट इक्विलिब्रियम। अगर ए इक्विलिब्रियम में है तो एफ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k q1 q2
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू है एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। तो देखिए के क्यू एल स्क्वायर कैपिटल Q इज इक्वल टू 4Q बाई 9। आपको मैग्नीट्यूड पता चल गया, आगे समझ में, नेचर भी पता चल गया, पोजीशन भी पता चल गई और आपकी इसकी मैग्नीट्यूड भी पता चल गई। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आते हैं, हेडिंग डाल लीजिए, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। अब हम लोग टाइम पीरियड के बारे में बात करें। इक्विलिब्रियम तो हमने पढ़ लिया, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। अब ये बताइए टाइम पीरियड कब निकालेंगे? जब पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा, है ना? अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा होगा तभी हम लोग टाइम पीरियड निकालेंगे। और एसएचएम की कंडीशन क्या होती है? एफ शुड बी इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर याद है कुछ चीजें, तो नहीं याद है तो लिख लीजिए कि फॉर एसएचएम एफ शुड बी इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। और टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के। जो पार्टिकल पे फोर्स होता है, हम लोग एक दो पॉइंट्स में आपको लिखवा दे रहा हूं जो याद रखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, मीन पोजीशन से पार्टिकल को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे। अगर मीन पोजीशन से पार्टिकल को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, उसके बाद जो उसकी फोर्स की वैल्यू आ रही है, अगर वो माइनस के एक्स के इक्वल है, तो इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जैसे ही स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा दूंगा। यही तरीका करना हर एक क्वेश्चन में। हम लोग पार्टिकल को मीन पोजीशन से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे, उसके बाद नेट फोर्स निकालेंगे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे। उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो नेट फोर्स होगा उसको माइनस के इंटू एक्स के साथ कंपेयर करेंगे, के की वैल्यू निकालेंगे और टाइम पीरियड में के की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ गया, खत्म, दैट्स इट। ठीक है, तो एक दो लाइन लिख लीजिए ताकि भूले ना कि हाँ कैसे करने हैं स्टेप्स आपको। मेरा हुआ इसका ही उससे क्या नाम किसने दिया था पहले? आपने। तो किसकी प्रायोरिटी हुई? तो बस खत्म, उससे क्या मतलब? करो तो किसी का इनका करके आशुतोष, मैं कह रहा हूं कि मेन पोजीशन से पार्टिकल को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे, फिर न्यू पोजीशन पे हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे और उस नेट फोर्स को माइनस के इंटू एक्स के साथ कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे और वो वैल्यू टाइम पीरियड में पुट कर देंगे, दैट्स इट। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर। तो सबसे पहले तो आप लोग बताएंगे कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है या नहीं है, मतलब कि स्टेबल है कि नहीं। ये जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है, नेट फोर्स 0 है ना, L/2 पे है सेंटर पे, अभी थोड़े पहले निकाला था। ठीक, मैंने क्या किया, अलोंग, क्वेश्चन ये है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग Q is displaced from its equilibrium
then is it stable or unstable? पहले ये बताइए। Along the line joining अगर मैं कैपिटल Q को डिस्प्लेस करूं तो ये पोजीशन आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की है? ये दोनों चार्ज आपके फिक्स्ड हैं, ये मूव नहीं कर सकते। हल्का सा डिस्प्लेस करके देखिए नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आ रहा है। अगर नेट फोर्स टुवर्ड द मीन पोजीशन आ गया इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम सर है ये। है। मान लीजिए इसको आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x दिया, इस पोजीशन पे बात कर रहे हैं। इस पोजीशन पे अगर मैं A के कारण फोर्स देखूं तो किस डायरेक्शन में होगा? रिपल्शन, इस डायरेक्शन में। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, मतलब कि L/2 प्लस x का स्क्वायर। और B के कारण फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। वो होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई L/2 माइनस x का होल स्क्वायर। यही होगा ना। इन दोनों को ध्यान से देखिए, किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, लेफ्ट वाले का कि राइट वाले का? सर बी। हाँ, लेफ्ट वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना, लेफ्ट की तरफ मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है। इसका मतलब नेट फोर्स कहाँ लग रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में। और हमने डिस्प्लेसमेंट कहाँ किया था? राइट डायरेक्शन में। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। इसका मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, आपको सिर्फ स्टेबल अनस्टेबल बताना है। along perpendicular to line joining। अगर Q को मैं डिस्प्लेस करूं along the perpendicular to the line joining तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि अनस्टेबल? सर एफ नेट तो 0 ही रहेगा इस पे तब भी। मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? कैसे एफ नेट 0 होगा डिस्प्लेसमेंट करने के बाद? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट किया है। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने अलोंग द एक्सिस डिस्प्लेसमेंट किया था। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करके देखिए नेट फोर्स कहाँ आ रहा है। सर नहीं होगा। मान लीजिए आपने एक्स डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो इस क्यू के कारण इस पे फोर्स और रिपल्शन इस डायरेक्शन में, इसके कारण फोर्स और रिपल्शन इस डायरेक्शन में। एफ के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल में आ रहे होंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और एक आएगा आपका वर्टिकल में 2f sin थीटा। तो नेट फोर्स तो देखिए डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में मिल गया, ये तो अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन ले जा रहा है इसको। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आगे सुनिए,
सर pi बोलिए। by 2 into root m by k capital Q small q into L। गलत है, देखिए कहीं पे सिली मिस्टेक की है। देखिए मैं कर रहा हूँ, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, आपने इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में किया। ए के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और बी के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। ये क्लियर है? अब अगर मैं एफ ए की वैल्यू लिखूं तो एफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर का मतलब एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और अगर एफ बी की वैल्यू लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई एल माइनस एक्स का स्क्वायर। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया है उसी डायरेक्शन में लिखिएगा फोर्स को प्लस। डिस्प्लेसमेंट आपने राइट डायरेक्शन में किया है, इसका मतलब एफ ए क्या है, प्लस में है। ठीक है, तो अगर मैं एफ नेट लिखूं तो एफ नेट विल बी इक्वल टू एफ ए माइनस एफ बी। एफ ए क्या है, के क्यू वन क्यू टू, इधर आ जाएगा आपका 1 एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, के क्यू इंटू क्यू, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका के क्यू क्यू माइनस 4 एल इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो आ गया होगा हर एक का। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि हम लोग एसएचएम में हमेशा याद रखिएगा, एक बार थियोरी में पूछा गया था कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर मैं पार्टिकल को लार्ज डिस्प्लेसमेंट करवा दूं, मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रहा, लार्ज डिस्प्लेसमेंट अगर मैं करवा दूं तो क्या वो एसएचएम करेगा? नो सर। नहीं करेगा। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, चलिए, तो इसका मतलब x इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू l। x की वैल्यू तो बहुत स्मॉल है ना l के कंपैरिजन में, क्योंकि आपने स्लाइड डिस्प्लेसमेंट किया है, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो x की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, इसका मतलब एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली मैं एल स्क्वायर मान सकता हूं। तो देखिए क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू -4 के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई एल टू द पावर 4 इंटू एल इंटू एक्स। तो यह आ जाएगा -4 के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई एल क्यूब इंटू एक्स। के की वैल्यू पुट कर दीजिए, के इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना, Q इंटू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई एल क्यूब इंटू एक्स। 4 कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा माइनस Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब इंटू एक्स। इसको मैंने बोला था किसके साथ कंपेयर करेंगे, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स के साथ। तो K की वैल्यू क्या आ रही है, यही है ना, तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के करेंगे तो m पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब divided by Q into capital Q. This is the final answer. आगे सुन में नोट कर लीजिए, मैं ऊपर कर देता हूँ।
हो गया? एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फाइंड टाइम पीरियड। सबसे पहले ये बताइए स्टेबल है क्या अनस्टेबल? अगर मैं अलोंग द परपेंडिकुलर लाइन इसको डिस्प्लेस करूं तो है सर, अनस्टेबल। स्टेबल है। स्टेबल है। जो मैंने करवाया था वो प्लस क्यू था, ये देखिए। और अभी जो क्वेश्चन दिया ये क्या है? माइनस क्यू बीच में। करके देख लीजिए, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए इसको ऊपर यहाँ पे, तो माइनस क्यू पे ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, फोर्स इधर आएगा। ये भी क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, फोर्स इधर आएगा। इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। नेट कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा आपको। ये स्टेबल है। क्लियर है? आर्यन कहाँ पे कंफ्यूज है? पर सर कैपिटल क्यू की वैल्यू थोड़ी पता है। तो उससे क्या फर्क पड़ा? माइनस तो है। तो सर वो तो अभी कैपिटल क्यू ही हमारा -1 होता तो टोटल तो 1 हो जाता। मतलब तो सर ये तो हमने माइनस कैपिटल क्यू लिया है, अभी क्यू की वैल्यू हमें पता थोड़ी है क्या है। क्यू की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, -1 जो ले आपके ली। मन में। क्या ले ली? -1। बेटा साइन माइनस लगा दिया मतलब कि वो माइनस चार्ज है। मान रहे हैं ना सर ये तो हम। ये नेगेटिव चार्ज है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है सर। ठीक है, ये नेगेटिव क्यू है। ठीक, इसको कीजिएगा, होमवर्क है आपका। चलिए 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, ठीक करते हैं। मैं भी थोड़ा सा पानी वानी पी लूं। लेकिन आप लोग अपने साउंड को बढ़ा के रखें कि मैं वापस आऊं तो बोलूं तो वापस आ जाइएगा। पता चला मैं यहाँ पे चिल्लाता रहूं, आप लोग गायब हैं। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक है। 11:55 हो रहा है, 12 बजे तक आ जाइएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है पेंडुलम प्रॉब्लम। जैसे कि मान लीजिए पहले हम लोग जनरल केस के बारे में स्टडी कर लें कि एफबीडी अगर मेरे को बनाना है। मैंने कहा कि दो स्ट्रिंग है और दोनों स्ट्रिंग से आपने क्या किया, एक m मास है, इस पे चार्ज q है, एक और m मास है, इस पे चार्ज q है। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। रिपेल करेंगे तो किसी पोजीशन पे जाके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक, दोनों रिपेल करें, दो स्ट्रिंग है। अगर मैंने दोनों स्ट्रिंग है, दोनों पे q चार्ज रखा हुआ तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ऐसे दूर जाएंगे, ऐसे होगा ना। ठीक है, और यहाँ पर आके किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गए। तो मैं उसी के बारे में बात करूं कि जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया तो मैंने मान लिया कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये लेंथ आपकी एल थी, ये लेंथ आपकी एल थी। अगर ये लेंथ एल है तो क्या आप ये बता सकते हैं कि ये लेंथ कितनी होगी? एल साइन थीटा। ये लेंथ कितनी होगी? एल साइन थीटा। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। मैं किसी भी एक चार्ज को, अगर मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो कोई भी एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो मैं किसी भी एक चार्ज की एबीडी बनाता हूँ।
मैंने कहा इस वाले चार्ज के बारे में बात करूं तो नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा mg, इधर की तरफ क्या लग रहा होगा टेंशन, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t cos थीटा, और इधर अंदर की तरफ क्या हो जाएगा t sin थीटा, और यहाँ पे क्या होगा कोलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है तो t sin थीटा शुड बी इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर का मतलब 2l sin थीटा का होल स्क्वायर। ये क्लियर है? ठीक। और दूसरा t cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg। आगे समझ में? ठीक है, तो ये हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सिंपल एवरीडे डायग्राम बना के फोर्सेस को इक्वल कर लिया। ठीक। अब इसमें जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए, थीटा पूछा जाए या टेंशन की वैल्यू पूछी जाए, वो सब हम लोग दो ही क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की। ये जनरल केस बताया था मैंने पेंडुलम पे। मैंने कहा कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, स्ट्रिंग से लगे हुए हैं, एक का मास m1 है, इस पे चार्ज q है, एक पे मास m2 है, इस पे चार्ज q है। तो मेरे से पूछा गया इक्विलिब्रियम पोजीशन पे θ1 θ2। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है m1 इज ग्रेटर देन m2, ये गिवन है। तो पहला ऑप्शन दिया गया θ1 इज इक्वल टू θ2, दूसरा ऑप्शन दिया गया θ1 इज लेस देन θ2, तीसरा ऑप्शन θ1 इज ग्रेटर देन θ2, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दिस। जल्दी से बताइए, ज्यादा टाइम नहीं, कौन सा करेक्ट है? सेकंड। सेकंड वाला क्यों? क्योंकि सर जिसका मास ज्यादा होगा उसका mg sin थीटा ज्यादा लगेगा। सिंपल सोचिए, ये दो स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि m1 मास ज्यादा है, ये m1 मास है, ठीक है, और ये आपके m2 मास है। अगर ये वाला मास ज्यादा होगा तो इस पे ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगेगा, तो ये पूरा सिस्टम कैसे मूव करेगा? सोचिए, ये ऐसे था, इसका m1 मास ज्यादा है तो ये सिस्टम कैसे मूव करेगा? आ रहा है समझ में? क्योंकि इस पे ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लग रहा है। अगर इस पे ग्रेविटेशन फोर्स ज्यादा लगेगा तो वर्टिकल के साथ ये एंगल कम बनाएगा ना, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट हो गया आपका? सेकंड वन। क्लियर है? रीजन लिख लीजिए फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। रीजन लिखिए, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ। जल्दी से, सिंपल मैकेनिक्स है, आप लोग पहले भी कर चुके हैं, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिए। जब मैंने कहा कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है तो सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, आपने क्या किया 60 डिग्री पे इसको पहुंचा दिया और इसको रिलीज कर दिया। तो सिस्टम तो हमेशा इक्विलिब्रियम आने की कोशिश करता है ना। तो अगर मैं 60 डिग्री पे जाके अगर इसको रिलीज करूंगा तो ये मूव करने की कोशिश करेगा, तो मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जल्दी जल्दी।
स्ट्रिंग की लेंथ L मान लीजिएगा, स्ट्रिंग की लेंथ L है। बताइए, हो गया? नहीं आया सर। नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे थीटा इज इक्वल टू 45 पे सिस्टम के इक्विलिब्रियम में। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में थे, पहले एफबीडी वहां पे बना लीजिए, ठीक। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो 45 डिग्री पे आपने एफबीडी बना लिया। ये कितना हो जाएगा L sin थीटा, मतलब कि L/√2, और ये भी कितना हो जाएगा L/√2, ठीक है। हम लोग यहाँ पे टेंशन के बारे में बात करें, ये टेंशन T, नीचे क्या होगा mg, इधर क्या होगा कोलम्बिक फोर्स, ऊपर क्या होगा T cos थीटा, T cos 45, इधर क्या होगा T sin 45। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए T sin 45 इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, मतलब 2L डिवाइडेड बाई √2 का होल स्क्वायर, और T cos 45 इज इक्वल टू mg। तो यहां से वैल्यू निकालिए, देखिए क्या आ रहा है। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, sin 45 डिवाइडेड बाई cos 45, tan 45 1 हो गया, टी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा mg इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 ऊपर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4L स्क्वायर। तो देखिए के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई L स्क्वायर इज इक्वल टू 2mg। यहाँ तक क्लियर है? इन दोनों इक्वेशन से मैंने एक रिलेशन ये निकाला, ठीक है। चल क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू क्या हो गई है 60 डिग्री।
तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री रख लीजिए। आपने कहा 60 डिग्री पे यहाँ पे है। याद कीजिए, जब भी मैंने बोला था कि जब सर्कुलर से रिलेटेड पेंडुलम का कोई भी क्वेश्चन होगा तो जिस डायरेक्शन में टेंशन है उसी डायरेक्शन में हम लोग एक एक्सिस को मान लेते हैं, क्वेश्चन इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको रिलीज किया 60 डिग्री पे लाने के बाद। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, रिलीज किया, ये टेंशन टी है। रिलीज करूंगा उस समय वेलोसिटी कितनी होगी रिलीज करते समय? सर 0। मैं तो रिलीज कर रहा हूं। तो ये जो पेंडुलम है, इस बॉब को देखिए, इस वाले बॉब को देखिए, तो ये बॉब क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन करेगा तो इसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, एक एटी होगा और एसी होगा। एसी इज इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई। ठीक है, एसी इज इक्वल टू वी स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे जब मैंने इसको रिलीज किया तो वी की वैल्यू तो 0 है। v की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 इस इंस्टेंट पे। क्लियर है ये? तो इस इंस्टेंट पे सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद होगा, 80। क्लियर है? ठीक, चलिए मैं इसे एफबीडी बना लेता हूं। नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है आपका mg, ये 60 डिग्री है। इसको आपने एक एक्सिस मान लिया और एक एक्सिस ये मान लिया, ये x है, ये y है। ठीक, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। mg का एक कंपोनेंट इधर आ रहा है आपका mg sin 60, mg का कंपोनेंट इधर आ रहा है mg cos 60। mv स्क्वायर बाई आर तो होगा नहीं क्योंकि वेलोसिटी 0 है, कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होगा इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। ठीक, तो आपने एक और फोर्स है, एक और फोर्स कौन सा बचा है, कोलम्बिक फोर्स है ना। कोलम्बिक फोर्स बेटा इस डायरेक्शन में Fe, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। Fe का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा Fe cos 60। Fe का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा Fe sin 60। क्लियर है? बिल्कुल एफबीडी बना चुका हूं मैं। ये पूरा सिस्टम किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन, ऐसे ही आएगा नहीं नीचे की तरफ। ठीक, तो इस डायरेक्शन में आपने एक्सीलरेशन मान लिया a। तो मेरे को इस क्वेश्चन में एक्सीलरेशन ही निकालना था, तो मैं क्या लिखूंगा, पहले तो फोर्सेस को इक्वल कर दीजिए। T विल बी इक्वल टू mg cos 60 प्लस Fe sin 60। ये टेंशन आ जाएगा अगर टेंशन पूछा गया एग्जाम में तो। नेट फोर्स कितना है, mg sin 60 माइनस Fe cos 60 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये समझ में आया? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो m को कॉमन लेके, अभी रुक जाइए, m तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए mg sin 60 मतलब कि mg √3/2 माइनस Fe क्या था, kq स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा आपका L sin 60 मतलब कि √3/2 इंटू L। तो टोटल R कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने तो ये कितना आ जाएगा, √3L का होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? Fe की वैल्यू रखिए आपने बस। Fe cos 60 होता है 1/2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये वैल्यू है mg √3/2 माइनस kq स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 6 इंटू L स्क्वायर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। kq स्क्वायर बाई L स्क्वायर, ये वैल्यू देखिए अभी आपने थोड़ी देर पहले निकाली थी, कितनी थी, 2 mg है ना।
तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी mg√3/2 माइनस 2mg डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। m देखिए कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया, तो हो जाएगा g√3/2 माइनस g/3 इज इक्वल टू a। अब तो हो जाएगा सॉल्व, सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए आंसर। क्लियर है सबको? ठीक है, कहीं पे डाउट? लैमिस थ्योरम पता है आप लोगों को? लैमिस थ्योरम, अगर एक पॉइंट पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और वो पॉइंट क्या है आपका रेस्ट पोजीशन पे है, तो F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। पता है ना, मैथ्स में भी पढ़ा होगा, वेक्टर में भी पढ़ते हैं। आर्यन नहीं पता है, आप ऐसे सुन रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए लैमिस थ्योरम बता देता हूँ साइड में। एक पॉइंट है, इस पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, F1 F2 F3। ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, ये एंगल है गामा, और ये क्या है आपका इक्विलिब्रियम में है। कोई सा भी सिस्टम है जहां पे 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और वो क्या है इक्विलिब्रियम में है, उसी केस में ये पॉसिबल है लैमिस थ्योरम। हर एक जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब 3 फोर्सेस हो और सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो लैमिस थ्योरम क्या कहता है, F1 डिवाइडेड बाई F1 के अपोजिट में देखिए कौन सा एंगल है, अल्फा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, F1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 के अपोजिट में कौन सा एंगल है, बीटा, तो हम लोग लिखेंगे साइन बीटा इज इक्वल टू F3 के अपोजिट में कौन सा एंगल है, गामा, साइन गामा। ये थ्योरम है। अब क्लियर है? नोट कर ली? एरोडोव का क्वेश्चन है, एरोडोव नाम ले लिया तो घबराइएगा नहीं, सॉल्यूशन एक लाइन का ही है, ठीक है। मान लीजिए एक वॉल है, वॉल पे क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक रस्सी ली, उस पे भी नीचे एक बॉब लगा दिया, उस पे भी क्यू चार्ज है। आगे मैं इसको छोड़ दूंगा तो कोलम्बिक फोर्स के कारण रस्सी दूर भागेगी ना, क्योंकि फोर्स और रिपल्शन होगा। तो मेरे से ये पूछा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ चुका है सिस्टम, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ चुका है तो फाइंड टेंशन। ये एंगल मान लीजिए थीटा है, इक्विलिब्रियम पे आ गया, फाइंड टेंशन। सर एक बार और बता दीजिए। एक वॉल है, वॉल पे L डिस्टेंस पे आपने क्यू चार्ज को फिक्स कर दिया, ठीक, और इसी पॉइंट से आपने एक स्ट्रिंग लिया L लेंथ का और यहाँ पे क्यू चार्ज लगा दिया और छोड़ दिया सिस्टम को, तो ये तो रिपेल करेगा, तो स्ट्रिंग इधर की तरफ मूव करेगा। तो मैंने कहा कि किसी पोजीशन पे जाके रुक गया, मतलब कि इक्विलिब्रियम में आ गया। तो ये जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो स्ट्रिंग में कितना टेंशन डेवलप होगा, फाइंड आउट द टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन।
क्यू चार्ज फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए मैं बताता हूँ, देखिए फटाफट। मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम में आएगा तो इस पे यहाँ पे फोर्स लगेगा कोलम्बिक फोर्स, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा mg। तो इक्विलिब्रियम में है और देखिए यहाँ पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब कि मैं लेमिस थ्योरम लगा सकता हूँ ना, ठीक। ये मान लीजिए एंगल x है, तो ये भी एंगल x होगा क्योंकि दोनों क्या है, एल एल लेंथ है, इसके लिए उसका एंगल बन रहा है। अब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक। ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस x, ठीक है। तो मैं देखिए क्या लगा रहा हूँ, t डिवाइडेड बाई t के अपोजिट कौन सा एंगल है, थीटा प्लस x, है ना। t के अपोजिट इज इक्वल टू mg के अपोजिट कौन सा एंगल है, 180 माइनस x। थीटा प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2x ट्राइंगल में। तो इसको वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, t डिवाइडेड बाय साइन थीटा की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 180 माइनस 2x प्लस x, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस x इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस x। ये कैंसिल हो गया तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे, थोड़ा सा ड्यूरेशन और बढ़ा दूंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड को खत्म करने की कोशिश करूंगा मैं पूरी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम 3 से 4 वीक में ये आपका खत्म हो जाए, फ्राइडे में इलेक्ट्रोस्टैट, तो बहुत बड़ा पार्ट हम लोगों का खत्म हो जाएगा।
और जब से ये खत्म होगा तब तक मैं 11 पूरी कंप्लीट कर दूंगा 3 वीक के अंदर, क्योंकि रोटेशन अब हम लोग आ चुके हैं। रोटेशन जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाए। रोटेशन खत्म होगा उसके बाद तो चैप्टर बहुत घोड़े की रफ्तार में दौड़ाऊंगा, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्पीड मेंटेन करके चलिएगा। ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं बोलें कि सर इलेक्ट्रोस्टैट भी पढ़ा रहे हैं और 11 भी पढ़ा रहे हैं, मैं तो कुछ ना पढ़ पाया। पढ़ना पड़ेगा, अब सिर्फ 1.5 महीने रह गए, ठीक है। आज डेट आएगी ना? कल आनी थी, कल कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, जब भी डेट आए मेरे को बता दीजिएगा। आप लोगों को सर, ज्यादा टेंशन। हाँ बोलिए। आज 4 बजे क्लास लगेगी ना सर? नहीं, आज भी 4 बजे नहीं है बेटा, फ्राइडे ऑफ है ना।